का पुलिस कर्मी मन के मूल वेतन, ग्रेड पे और भत्ता में बढ़ोतरी करे के कोनो प्रस्ताव लंबित हवे? ये दूसर जिन आपके प्रश्न हवे तेखर आधार बा में हाँ आप एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि वेतन के बढ़ोतरी विभाग के अकेला कहीं काम नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सरकार के विषय होते, सभी विभाग बर्बाद होते, परंतु कुछ विशेष भत्ता विशेष कार्य के आधार पर निर्णय होते। तिनमें पुलिस विभाग में एक पौष्टिक आहार भत्ता हवे, एक निःशुल्क भोजन मद के दर में वृद्धि करे के हवे विषय, प्रशिक्षण के भत्ता हवे, स्मार्ट डिवाइस के भत्ता हवे, और चिकित्सा के संदर्भ में भी विकल्प चुने बर ओपीडी पर जावत है तो या 200 रुपया महीना ऐसे उमा विकल्प के है विषय। तो ओपीडी में कोनो जाते तो अपन क्लेम कर सकते और नहीं तो 200 रुपया महीना ऐसे टाइप के है। तो ओमा भी एला खोले बर भी हम बात रखे हन और अंतर विभागीय समिति बना करके विभिन्न भत्ता के पुनरीक्षण के बाद भी करे हन। का बरे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान में लाना चाहूँ मैं कि कई साल हो गए, मैंने 2015 में कहीं भत्ता के निर्धारण हुई राशन भत्ता 2000 के, 2015 के बाद 18 में सरकार बदल गए माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ओखर बाद देखैया नहीं रही, 9 साल में बढ़बे नहीं करी। ऐसने 2015 में ही 2200 रुपया प्रतिमाह स्पेशल टास्क फोर्स वाले ला नक्सल क्षेत्र में काम करेला राशन भत्ता रही से, 2015 के आवे, ओखर बाद कुछ नहीं हुई। ओखर बाद ऐसे 2009 में एक ठी वर्दी धुलाई और आदि रही से, ओम आगू कुछ नहीं हुई। 2013 में बस्तर के एक ठी भत्ता अलग से बनीस, ओहम आगू कोई पुनरीक्षण नहीं हुई। मैंने विगत वर्ष में कुछ पुनरीक्षण नहीं होए के कारण एमा काफी ये हवे अनियमित ये हवे माननीय अध्यक्ष महोदय, और एखर पुनरीक्षण बर एखर बर समग्र रूप से एक बात ला तय करे बर ऐसे हम अंतर विभागीय समिति के गठन पर भी प्रक्रिया चालू करे हैं। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी मोर सवाल के जवाब में बताए हैं कि पुलिस कर्मी मन के बहुत सारा जो वेतन भत्ता है ओकर बर प्रयासरत हवे। ये मामला 2015 से चलत है ऐसे माननीय गृह मंत्री के द्वारा बताए जाते, पर मोर जानकारी में ये है कि शासन स्तर में 1500 रुपए राशन अलाउंस बढ़ाए के जो फाइल है वह पेंडिंग है। असने कई अलाउंस पेंडिंग हवे जेमन अभी तक के पूरा नहीं हुए हैं। पुलिसकर्मी मन के वेतन भत्ता के सवाल में ऐसा जानकारी कुछ जानकारी जो है छुपाए गए है, जैसे कि साइकिल भत्ता के जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए है, जबकि पुलिसकर्मी मल्ला साइकिल भत्ता मात्र 18 रुपए दिए जाते। आज के जमाना में ये 18 रुपए का होते अध्यक्ष महोदय कि पुलिसकर्मी मल्ला मात्र 18 रुपए साइकिल भत्ता दिए जाते। का 18 रुपये में उमन सम्मन जारी करे जा सकत है? माननीय महोदय से मोर निवेदन है, मोर सवाल के जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कई प्रकार की चीजें हैं, एक ही बात नहीं है और बड़ा लंबा समय से सब हवे। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता है नहीं, और वाहन भत्ता 100 रुपया प्रतिमाह ऐसे हवे। तब पुनरीक्षण नहीं 2007 में निर्धारण हुए, फिर पुनरीक्षण नहीं हुए। अब पर सभी ऐसा भत्ता मन के पुनरीक्षण बर अंतर विभागीय समिति के निर्धारण निर्माण बर हमन प्रक्रियारत हवन, ओला हम करे हन। अब मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही ये बात में रिजल्ट आपला मिल ही। और जिन विषय अभी हवे पेंडिंग हवे उखर जिन बात है, तो वो चिकित्सा भत्ता के संदर्भ में एक प्रस्ताव हवे जिन ये हवे। मैं आपला बताया कि जब एडमिशन हो जाते कोखरो अस्पताल में भर्ती हो जाते तो वो बात अलग है, परंतु एडमिशन नहीं हो ओपीडी में जावत है, ओपीडी में जावत है तो ओखर क्लेम कर सकते हो या 200 रुपया महीना के ले सकते। तो ओकरो खोले बर मतलब बोला ऑप्शन ला पुनः एक बार खोल करके दे जाए ताकि लोगन चुन सकें ऑप्शन। पिछला बार खुले रही तेमा 7-8 हजार लोगन ये ऑप्शन में आए रही, अभी फिर एक बार करे बर प्रक्रियाधीन है। पौष्टिक आहार भत्ता हवे ओखर है प्रक्रियाधीन में आपला बतावत हो, कोई छुपाए वाले बातें नहीं है। निःशुल्क भोजन मद के दर में वृद्धि करे के बात है, तो ओहू एक बार ए प्रक्रिया में हवे। ओला 70 रुपया अभी हवे, 2022 के प्रस्ताव हवे, ओहू ओबा समीक्षा में रही, पुनरीक्षण में रही। और निसंदेह में सोचता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में ये सब के निर्णय हो है और बने निर्णय हो है, ओहू में फर्क नहीं जावे। और प्रशिक्षण भत्ता है, स्मार्ट डिवाइस भत्ता है, ऐसे 2-3-4 प्रकरण है, इकट्ठा नहीं है भाई, 2-3-4 प्रकरण दे दी होकर।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय बताइए कि पौष्टिक आहार भत्ता जो है अभी प्रक्रियाधीन है। मैं मानत हूँ, पर वर्तमान में हमारे पुलिसकर्मी भाई मन ला मात्र महीना में 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता मिलते का 100 रुपया में महीना भर चल सकत है। 100 रुपया में आज के दिन में एक दिन के भोजन नहीं बन पाते, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते। साग भाजी के रेट अतका बढ़ गए हवे कि आप सब्जी खरीदे जहाँ तो 100 रुपया में एक दिन के सब्जी नहीं आवत है, तो महीना भर हमार पुलिसकर्मी भाई मन ला पौष्टिक आहार कैसे मिली मैं जानना चाहता हूँ। एक अलावा हमार आरक्षक से प्रधान आरक्षक भाई मन ला वर्दी धुलाई पर एक महीना में मात्र 60 रुपए दिया जाते। आज निरमा साबुन के रेट अतका बढ़ गए है कि आप ला 60 रुपए में निरमा नहीं मिले तो एक महीना में मन के वर्दी धुलाई के ये भत्ता कैसे पूरा हो ही मैं जानना चाहता। एक अलावा गृह भत्ता हमार भाई मन ला मिलते, पुलिस विभाग के आरक्षक मन ला तो जो भत्ता मिलते गृह भत्ता मात्र मिनिमम 1500 रुपया मिलते। और आज के जमाना में जहां 4000 5000 घर के किराया है, वहां 1500 में ये पुलिस भाई मन कैसे किराया में रह सकते हैं। या तो एमन के किराया ला एमन के गृह भत्ता भाड़ा ला बढ़ाया जाए या फिर एमन ला आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये भाई मन हर आसानी से अपन परिवार के साथ रह के काम कर सकें। आप सबो जानत हो कि पुलिस विभाग के हमारे भाई मन हर 24 आवर ड्यूटी करत हैं और ड्यूटी के आधार पे उमन न तो वेतन भत्ता मिलत है और न ही ग्रेड पे मिलत है। पिछले समय में हमार माननीय अरुण साव जी और बहुत से हमार सदस्य मन अनुशंसा करे रही हैं, मांग रखे रही हैं कि हमार पुलिस भाई मन के ग्रेड पे ला 1900 से बढ़ा के 2800 करे जाए। और मैं निवेदन करत हूँ कि ये मांग के घोषणा आज ही सदन में अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होती। काबर कि ये मांग ला पिछले समय में अरुण साव जी, धर्मजीत सिंह जी, एक अलावा हमारे अध्यक्ष महोदय स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी और पुन्नूलाल मोहले जी एक कापी मोरकना उपस्थित हवे। तो मैं निवेदन करत हूँ कि हमार पुलिस भाई मन के ग्रेड पेला 1900 से बढ़ा करके 2800 करे जाए के घोषणा आज ही सदन में करे जाए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करत हूँ, करबद्ध निवेदन करत हूँ। एक अलावा जो कीट भत्ता हमार पुलिस भाई मन मिलते साल में 8000 रुपए, वो साल में 8000 डायरेक्ट उमन के खाता में जाए, विभाग से उमल्ला सामान खरीद के न दिया जाए। एक भी मैं निवेदन करत हूँ। और एक निवेदन और भी है कि एक ही पद में लगभग 10 से 15 साल तक पदस्थ हमार पुलिस भाई मन आरक्षक और प्रधान आरक्षक एक पद में 10 से 15 साल तक पदस्थ हैं। ओमन के आज तक के पदोन्नति नहीं हुए है, तो ओमन के पदोन्नति ला भी जल्द से जल्द आप मन चालू कराओ, एक समय सीमा में चालू हो जाए, ओमन ला पदोन्नति मिल सके, ऐसे में निवेदन करा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के ये चिंता बहुत जायज है कि वर्दी धुलाई अतकम नहीं हो सके। हमू समझत हन और एक स्थिति जिन समय का निर्धारण हो रही उस समय पर्याप्त रही, फिर पिछला 5 साल में कुछ होबे नहीं करी, कहीं चिंते नहीं करी, तो नहीं करें तो ऐसे हो गए आज और इरेलीवेंट हो गए। बात वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जिन हवे पौष्टिक आहार के संदर्भ में, ये आहार नो है दीदी, ये है पौष्टिक आहार, लेकिन फिर भी ये कम है। मैं स्वयं का हाथ स्वीकारत नहीं वाले बातें नहीं है। और ओखरे स्थिति तो हम पहले ही मैं आप ला बताया कि अंतर विभागीय यह बनाए गए समिति और अंतर विभागीय समिति के माध्यम से ओखर निर्धारण शीघ्र हो है, ओहू फर्क नहीं खावे। गृह भाड़ा भत्ता तो विशेष रूप से ये है कि ये 7th पे जो स्केल है, 7th पे कमीशन के स्केल है, तेखर आधार में गृह भाड़ा भत्ता हवे भाई, यह ये नहीं है। और ये सब बर हवे, यह कोई एक विभाग पर हम कोनो कर ली ऐसे बात नहीं है। नहीं, इनका प्रश्न बड़ा साफ है
और भाड़ा भत्ता हो, जी सर। पौष्टिक आहार के लिए भत्ता हो, या उनके लिए आहार दूसरे अन्य भाड़ा भत्ता, क्या उसको रिवाइज करने का कोई योजना आपके पास है? क्या इनको रिवाइज करेंगे? यदि 10-10 साल से नहीं बढ़ा जी। है तो निकट भविष्य में कोई ऐसी टीम बनी है जिसने कोई रिपोर्ट पेश किया हो और आप उस आधार पे कुछ इसको बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं, इसके बारे में उनका प्रश्न है मूलतः। जी जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब विभाग के माध्यम से इस बात का इनिशिएशन किया गया है कि इसमें जीएडी हो गया, वित्त विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इन सबको मिला करके एक अंतर विभागीय समिति का निर्माण हो और उसके माध्यम से इसकी पुनरीक्षण हो और उसके बाद इसका निर्धारण हो। ये इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वही चलिए कहना चाह रहा था। आगे बढ़ गए हैं 10 साल से। जी जी, और एक ही बात आप कह रहे इसी में पैसा जिन है किट भत्ता वाले तीन तक खाते में जाते, वो खाता में नहीं जाए, ऐसे नहीं है, वो खाता में जाते उनकर मन के। और दूसरा ये है कि पदोन्नति के कार्यवाही के संदर्भ में जो दीदी कहत रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हर साल वह कार्यवाही हो, हर साल के प्रक्रिया है, वह कोई विशेष प्रक्रिया एक बार कहे बार करे वाले न है, वो हर बार के बात है। और कुछ विशेष मांग है कि वो हर ग्रेड पे अत का हो जाए, तो यहाँ अकेला एक विभाग के विषय न है, यह सभी विभाग के तो हिसाब से निर्णय है। अध्यक्ष महोदय हो गया, 15 मिनट हो गए। 2 मिनट प्रश्न आपके 15 मिनट हो गए। दूसरे इसी विषय में पूछ रहे हैं बाकी लोग। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। चलिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवैया ये विभाग के अधिकारी के ऊपर कोनो कार्रवाई आपके द्वारा करे जाही, काबर की आपला अधूरा जानकारी उपलब्ध कराए गए हैं मोर जानकारी के हिसाब से। और हमारे एक आरक्षक भाई है, आप लद्दू शब्द कहे बर बोले हैं, अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं 1 मिनट के समय लिया। चलिए 1 मिनट ले लीजिए अब। मोर घर चितका कुरिया, हाँ। तोर घर महल अटारी, ये आप बरे। मोर घर चितका कुरिया, तोर महल अटारी, तोर घर रोज महफिल, और मोर घर सुन्ना दुआरी। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तहु भर पेट नहीं खावास, महू भर पेट नहीं खावा। तोला आप भूख नहीं लागे, और मोर करा जुच्छा थारी है। बहुत बढ़िया। लखेश्वर बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया समापन में, बहुत अच्छा। मोर दीदी पूछे है, एक बात जरूर कहना चाहूँ दीदी, वो इसना चितका कुरिया वाले घर मोरे दाई, और अब यहाँ का है, यहाँ तो बड़े ऐसे जगह दे दे हैं और हासी तक नहीं आए, वहाँ बने ढंग लगा, वहाँ तो ऐसे हो के घानी कस बैला फंदा के विधाता ऐसे कस हाल है। महतारी में वो दर्द बिल्कुल समझा था, दीदी में वो दर्द बिल्कुल समझा था, वो कोई विषय नहीं है। और हर हाल में दीदी आप जिन चीज के ध्यान आकर्षण करे हो, वो विषय में हम आगू बढ़े हैं और पक्का है मकाम। चलिए छोटा प्रश्न करिए, बहुत हो गए, लंबा हो, 16 मिनट। एक लकीर का, ये पौष्टिक आहार के बारे में इस विधानसभा में, पिछली विधानसभा में मैंने भी प्रश्न पूछा था। मेरा उसमें निवेदन ये है कि जब दूसरे प्रदेशों में पौष्टिक आहार ज़्यादा राशि दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ में तो बजट भी है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्रश्न में आ जाइए सीधा, जवानों की स्थिति परिस्थिति, भूमिका छोड़िए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अभी आप बजट में विभाग के मांग की चर्चा रखेंगे, तो क्या उसके पहले एक बार पौष्टिक आहार बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर मीटिंग लेके उसको घोषणा करेंगे क्या, ताकि हमारे जवानों को पौष्टिक आहार मिल सके और उन्हें सम्मान से अपने सामर्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सके। यही निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वस्तुतः है कि एक पौष्टिक आहार के संदर्भ में, परंतु देखने में ये आता है कि एक ही नहीं अनेक भत्तों पर चर्चा और पुनरीक्षण आवश्यक है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि वो जो समिति बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, उस समिति के संपूर्ण पुनरीक्षण के उपरांत उस पर संपूर्ण निर्णय लिया जाए, जिसमें सभी भत्तों का पुनरीक्षण एक साथ हो सके, ऐसा मेरा निवेदन। चलिए एक प्रश्न छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अनुमति से मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं इसी क्वेश्चन में कि बस्तर में जो नक्सलेट क्षेत्र है, वहाँ जो जवान रहता है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, किराए घर मिलता नहीं है, शासन का कोई योजना है क्या वहाँ हर थाना में निवास बनाना?
और दूसरा वहाँ आप पुलिस वालों के पक्ष में कब से बोलने लगे बस्तर के? आप पुलिस के प्रवक्ता हो बस्तर हम के? पुलिस वाले नहीं क्या? आप कहा तुम ही पुलिस वाले बोलती हो? की है क्या? अजय थोड़ा चुप बैठो यार, जी डिस्टर्ब नहीं जाता करें, इनको बोलने दें। अजय अभी जी मेरा निवेदन है थोड़ा सर, संक्षिप्त करिए कि ना, उधर, हाँ, लंबा मत पानी कीजिए। पीने का नहीं मिलता है, मच्छर है, तो इसलिए वहाँ बस्तर बस्ता पुलिस को मिलते। और बड़े लोग राजनीति से संबंध वाला तो 5 साल में ट्रांसफर होके आता है। उस गरीब टाइप के आदिवासी हो, सतनामी हो, जो पिछड़ा वर्ग हो, वो 20-20 साल वही पड़ा है, उनको कुछ समय सीमा में ट्रांसफर करोगे क्या? चलिए। और बस्तर बस्ता मिलेगा क्या? ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वैसे यह बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष चलिए, महोदय, बता दीजिए। ये प्रश्न रेलेवेंट नहीं है, मतलब उद्बोध नहीं संदर्भ होता। का चलिए नहीं है, आप फिर पूछ भी- लो, फिर बस भी हो गया, आपसे- लास्ट आप माननीय अध्यक्ष 20 महोदय, मिनट हो गए एक प्रश्न को। चाहे नहीं, शहर अभी में नहीं। रहे चाहे जंगल में रहे, खाद तो उत्किच हो ही पड़ भेद पेट भर खात हो ही। तो जिन भत्ता के बात है, चाहे नक्सल प्रभावित हो चाहे चातर राज के रवैया मन के, वो में जरूर एक बार वृद्धि हो जाए। 15 से 20, कहीं कहीं 35-37 देते हो, लेकिन बालोद नांदगांव आसपास के इधर के जिला मन के भत्ता 15% के आसपास ही है। तो उनको मन के भत्ता में यदि वृद्धि हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपके माध्यम से ठीक। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। हो गया, ठीक। पहली बार जीत के आई श्रीमती चात्री नंद ने जो आज सवाल किया, जिस विद्वता के साथ जिन प्रश्नों को उन्होंने उल्लेखित किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार यदि पहली बार जीत के आए सदस्य अपने प्रस्तुतिकार में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से इस सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी, सदन का मान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई। लकेश्वर बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास से संबंधित क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का पूर्व में भी बहुत चर्चा हुई है और से एक पूरक प्रश्न मैं करना चाहूँगा। थोड़ा आवाज कम है आपकी। ये आपने प्रश्न ख के उत्तर में दिया है कि इस आवास आवंटन के विरुद्ध में कोई भी आवास नहीं है, निरंक बताई गई है आपके। मंत्री महोदय, आपको विभाग गलत जानकारी दी है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, कौन सा आवास अधूरा है, कौन सा क्या है। बहुत से आवास, इंदिरा आवास, पीएम आवास अधूरा है, इसको थोड़ा दिखवा लेंगे। साथ साथ एक पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास के प्रथम किस्त आप कितना देते हैं, नगद राशि, और मनरेगा में कितने कितने देते हैं, थोड़ा बताने कष्ट। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जानकारी मैंने योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध पर्याप्त आवंटन प्राप्त है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें माननीय सदस्य महोदय ने जो पूछा था वो ये है कि बस्तर संभागांतर्गत विकास खंडों में कितने ऐसे मकान हैं जो स्वीकृति उपरांत आवंटन के अभाव में अधूरे हैं। आवंटन के अभाव में अधूरे नहीं, उनका अधूरा रहने का विभिन्न कारण है। उनके अधूरे रहने के विभिन्न कारणों में से ये कारण है वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरी समस्या उनके साथ है, अनेक बातों के कारण वो अधूरे हैं, परंतु आवंटन के आधार में कोई अधूरे नहीं हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास में 60% केंद्र सरकार के माध्यम से और 40% राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है। पहला किस्त 60% जो केंद्र सरकार का होता है उसका 30%, फिर राज्य सरकार का 40% का 20%, फिर केंद्र का 30% और फिर राज्य का 20%। इस तरीके से 100% राशि हितग्राहियों को दी जाती है। जिलेवार मेरे कहने का मतलब है प्रथम किस्त उनको कितने दी प्रथम किस्त कितना देते हैं, बस इतना बता दीजिए। दो तरह की बातें हैं। मैंने पीएम जनमन में आप कहेंगे तो वो 2 लाख रुपए, प्रिमिटिव ट्राइब्स है जो जंगल के क्षेत्र में है तो 2 लाख रुपए उनका कुल मूल्य है। उसके आधार पर 60 और 40 के हिसाब में आप कहेंगे तो राशि अलग आएगी। वैसे 25,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में उनको दिया जाता है और वो पूर्णता होने पर उसकी पूर्णता होने पर फिर अगला किस्त उनको जारी किया जाता है। 25,000 रुपये नगद देते हैं खाते में? जी, खाते में देते हैं। अध्यक्ष महोदय, 25,000 रुपया उसको देते हैं हम लोग,
पहले इसके पहले 48,000 रुपया देते मेरे जानकारी में, और उसको 25,000 के 25,000 में चढ़ लेगा, सीमेंट लेगा, मजदूरी देगा, क्या देगा, वो कैसे बनाएगा? नहीं, वो छड़ उसको थोड़ा सा मैंने पिछले बार जैसे देते थे अपन 48,000 रुपया, वो तो कम से कम 50,000 दे दीजिएगा। खुद तो 1,30,000 रुपये मेरी जानकारी में देते हैं, 1 लाख। और मनरेगा का जो है मजदूरी उसमें पहले 100% 100 देते थे, अब शायद 95 देते हैं, उसमें भी 5% घटा दिया। तो 25,000 में क्या बनेगा, क्या लेगा? छड़ लेगा, सीमेंट लेगा, गिट्टी लेगा, रेती लेगा, 25,000 में आता क्या है? तो प्रथम किस्त कम से कम 50,000 कर देते तो ठीक रहता। इसमें ये छड़ सीमेंट के लिए नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्लिंथ लेवल का काम होना है, मैंने नेह खोदा जाना है, प्लिंथ लेवल का काम होना है। प्लिंथ लेवल का काम पूरा हो गया तो फिर दूसरी किस्त उनको मिल जाएगी, तब उनको छड़ सीमेंट लेना होगा, और वो दूसरी किस्त फिर तीसरी किस्त, इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। ये प्लिंथ लेवल तक है के लिए है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन ब्लॉकों में गलत परिभाषित कर रहे हैं, तो इसको छत लेवल तक उठाइए, इस तरह की बात मानो कर रहे हैं, उसका परिभाषित अलग है, थोड़ा स्पष्ट इस संबंध में निर्देश देंगे। और मेरा एक और क्वेश्चन है, मनरेगा मजदूरी कितने वर्ष की आयु तक के लोग को देते हैं? मनरेगा की मजदूरी मनरेगा के कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को देते हैं हम लोग? इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता। पूरक प्रश्न आपसे अनुमति मांगा है। आप नहीं सुनिए ना, इसी में है। आप जैसे मनरेगा उम्र का जिक्र कहाँ है बताइए ना। नहीं, प्रश्न नहीं है, पूरक प्रश्न पूछा, आपको अनुमति नहीं। उद्भूत कहाँ होता है? उद्भूत होगा, क्योंकि आप मनरेगा में 59 वर्ष के आयु लोगों को नहीं देते हैं, तो 59 वर्ष वाला को अगर इंदिरा प्रधानमंत्री आवास ना, ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। जी, मैं आपको पूरी जानकारी। चलिए ठीक। बालेश्वर साहू जी। ओह, बच गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है। महोदय बताएंगे, जांजगीर जिला में 6 विधानसभा है, और मेरा क्वेश्चन है कि 2021-22 और 22-23 में 15वीं वित्त आयोग वर्ष में कितना आवंटन वर्षवार प्राप्त हुआ है? उप मुख्यमंत्री जी, प्रश्न रिपीट कर दीजिए एक बार। महोदय, जांजगीर चांपा जिला में 6 विधानसभा है, और प्रधानमंत्री के माध्यम से हमको 15वीं वित्त का राशि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में मिलता है। वर्ष 2021-22 व 22-23 में 15वीं वित्त आयोग मद से कितना आवंटन वर्षवार प्राप्त हुआ है? और इतना ही पूछ लो आप, फिर दूसरा पूछना, फिर मौका दूंगा। हाँ। और कंडिका क के वर्षवार आवंटित राशि के ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय हेतु फर्मों में कितना भुगतान किया गया है? कंडिका ख के अनुसार क्या क्रय किए गए फर्म एजेंसियों CSIDC तथा GDSND संस्था से पंजीकृत थी? ठीक है, ठीक, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में कुल 2021-22 और 22-23 में 15वें वित्त के राशि के रूप में 21-22 में 72 करोड़ 35 लाख रुपया और 22-23 में 74 करोड़ 97 लाख रुपया 15वें वित्त के माध्यम से गया है जांजगीर जिले में। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का था कि कंडिका का के वर्षवार आवंटित राशि ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय हेतु फर्मों को कितना भुगतान किया गया। तो उसके लिए है कि 2021-22 में जो 72 करोड़ 35 लाख रुपया जिले में गया, उसमें 73 पंचायतों ने सामग्री क्रय की गई और वो 76 लाख की थी। सर, मैं जो 21-22 में 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में 15वीं वित्त की जो राशि है
मात्र 73 गांव में ही खरीदी किया होगा ऐसा संभव नहीं है। और मेरे को इस जानकारी से मैं असंतुष्ट हूं। इसमें लिपा पोती करके ये जानकारी दिया गया है और ये जानकारी सिर्फ बमहिंट ब्लॉक से, जो कि मेरे श्रीमती जनपद के अध्यक्ष है वहाँ का, बाकी किसी भी विधान में जिला स्तरीय मांगा हूँ और किसी भी अकलतरा है, जांजगीर है, चंद्रपुर है, शक्ति है, पामगढ़ है, कहीं से ये जानकारी नहीं मिला है और मुझे इसमें असंतुष्ट हूँ कि 73 गांव में मान लो चलिए आप असंतुष्ट हैं मगर प्रश्न तो करिए। 7,497 लाख आया है, जिसमें मात्र 76 लाख की खरीदी और 22-23 में 11 लाख की खरीदी। प्रश्न करिए। चलिए बताइए मंत्री जी। ये शंका के दायरे में आता है। इनको संतुष्ट करिए भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 74 करोड़ तो 2022-23 का है, 21-22 का तो और 72,035 करोड़ और है। मतलब एक 72,035 लाख है, 72 करोड़ 35 लाख है और दूसरा 74 करोड़ 97 लाख। और दोनों में ही माननीय अध्यक्ष महोदय 21-22 में 72 करोड़ 35 लाख में से इन्होंने सामग्री क्रय की बात की। अगर निर्माण कार्य कराया गया है तो अलग बात, सभी पंचायतों को राशि गई है, परंतु उसमें सामग्री क्रय जिन पंचायतों ने की उनकी संख्या 73 है और उन पंचायतों ने कुछ 76 लाख के सामग्री का क्रय किया, 73 पंचायतों ने। उसके बाद 22-23 में 74 करोड़ 97 लाख रुपया गया है, यह सभी पंचायतों को गया है, परंतु उसमें से 28 पंचायतों ने 11 लाख रुपए का सामग्री क्रय किया है। बाकी जो निर्माण के लिए है और निर्माण की सामग्री क्रय करना वो एक अलग बात है। सामग्री क्रय किया मतलब किसी ने और जानकारी कुछ ले लेंगे आप। नहीं महोदय, इसमें फर्म जो एजेंसी है उसके लिए एक CSIDC और GDSND से वो अलग से एक पंजीकृत रहता है और मुझे नहीं लगता कि वो जिस संस्था से क्रय किया गया है वो संस्था से ये फर्म पंजीकृत है। जी चलिए। माननीय सदस्य का ये कहना माननीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सच है कि जिन फर्मों से खरीदी की गई है वो CSIDC से उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और DGSND से भी रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। परंतु एक विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2013 क्रय नियम जो है पंचायतों के लिए, उसमें इसकी अनिवार्यता भी नहीं है। इसके साथ साथ माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो क्रय किया गया है इसमें लोकल फंड ऑडिट आया है और उसने कहा है कि ये प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुआ है क्रय, यह भी है। परंतु इसमें क्रय करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और सरपंचों ने क्रय किया है, तो प्रथमतः यह माना जाना चाहिए कि इनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः विभाग ने इसमें पहले ही यह निर्णय किया है कि इन सरपंचों को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और वो प्रशिक्षण दिया जाए। माननीय सदस्य महोदय अगर ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि उनके क्षेत्र के 73 ग्राम पंचायतों में धारा 40 लगाई जाए तो वो आज कह दें, उस पर कार्यवाही हो जाएगी। ये समस्या ऐसा है, बालेश्वर जी की धर्मपत्नी जनपद की अध्यक्ष हैं, मगर बालेश्वर को मालूम नहीं कि ये जिला पंचायत के सदस्य हैं, गृह मंत्री भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो आप दोनों पंचायती राज से आए हुए लोग हैं, इसलिए इन्होंने जो उपाय बताया उससे आप सहमत हो जाएं। नहीं सर, मैं किसी पंचायत में धारा 40 लगवाने के या जांच कराने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो यह क्षेत्र में सरपंच और सचिव इसके माध्यम से परेशान है। पत्रकार बंधु सूचना के अधिकार चाहते क्या हो आप? माने इसमें नियम बनाना चाहिए, उसमें पंजीकृत कराना है नहीं कराना है वो क्लियर रहे। चलिए ठीक, समझ गए, परेशानी ना हो। ठीक है बालेश्वर, ठीक है, माननीय बता देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं इनके इस बात से भी सहमत हूं और चूंकि 2013 में पंचायतों में क्रय नियम बने हैं, उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को भी विभाग ने प्रारंभ कर लिया है। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। ठीक सर, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आज मेरा सवाल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय जी से है। उन्होंने अपने सवाल का जवाब दिया है यहाँ पे, जिसमें 3 योजनाओं की बात कही है। मैं इसको क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रही हूँ।
बहुत लंबे लंबे प्रश्न करते हो आप। अभी छोटे छोटे प्रश्न किया करो। स्पेसिफिक क्या चाहते हैं आप वो प्रश्न कर मैं दीजिए। वही क्वेश्चन जो मैं चाह रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ये है, असंगठित प्रसूति योजना से पूरे राज्य भर में लंबित आवेदन का निराकरण कब तक होगा? चलिए मंत्री जी ये बता दीजिए। कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले बार समय कम हो गया था, मैं पहले बार मंत्री बनने के बाद खड़े हुआ था और आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि लंबित आवेदन कब तक निराकरण होगा। कांग्रेस सरकार में एक योजना में बजट नहीं दिया गया था, इस कारण से लंबित है और अभी हम बजट अब प्रस्तुत हो गया है और बजट मिलते ही हम जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करके सबको लाभ देंगे। अगला प्रश्न। इसमें ये भी है कि इनकी जो राशियां हैं, राशि का कुल कितनी राशि देने का आपने बजट में प्रावधान रखा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और महिलाओं को जो आपने बताया है कि 3 योजना इसमें लंबित है, सफाई कर्मकार, प्रसूति सहायता योजना में महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना ये संचालित है, ये आपने कहा है, जिसमें हितग्राही महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है और ये महीने में कितने मिलता है और सालाना इनको प्रति माह मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने कहा कि पिछले वर्ष नहीं मिला है, तो पिछले वर्ष भी इनको दिया गया था पर कुछ महीनों की राशि अभी रुकी हुई है, उनकी जानकारी चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसूता महिला को हर महीना नहीं दिया जाता, उनके जब बच्चे होते हैं तो 20,000 रुपया का उनको सहायता दी जाती है और इस बार हम लोगों को बजट भरपूर मिल गया है, जल्दी से जल्दी उसका निराकरण कर देंगे। मैंने श्रमिक महिलाओं की बात कही है, मैंने श्रमिक महिलाओं की बात कही है मैंने। जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, जानकारी आपको दे देंगे पूरा। और कोई प्रश्न आपका? आप इसमें बताए नहीं, एक मिनट। हाँ पूछिए, आप पूछिए। आपने कहा कि आपके बजट में है, तो आपने यहाँ पे घोषणा करते हैं कि कितनी राशि आप लोगों के द्वारा श्रमिक महिलाओं को दी जाएगी जो प्रसूति महिला है? वो जानकारी उपलब्ध करा देंगे बोल रहे हैं। 20,000 रुपये देने का रहता है, पूरा उनको दे देंगे। ठीक है, बढ़िया। रोहित साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी से यह प्रश्न किया गया था कि राज्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक गौण खनिज मद से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई थी, यह जानकारी चाहिए गई थी महोदय, जिनके उत्तर में यह बताया गया है कि उक्त अवधि में कोई भी राजस्व गौण खनिज का राशि प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह जानकारी में है। आप जानकारी मत दीजिए, आप प्रश्न करिए। जी, इसमें निरंक बताया गया महोदय, मैं जानकारी वही बताना चाहता हूं। प्रश्न करिए ना, क्या जी मंत्री जी क्या चाहते हैं? जी माननीय मंत्री जी बताएंगे इसमें। नहीं, इसमें निरंक की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब ये जानकारी जो आपके पास भी पहुंची होगी, मेरा ख्याल है कि वो 31 पंचायतों से 2,97,00,000 रुपया प्राप्त हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वह संशोधित जानकारी प्रारंभ में वैसी जानकारी दी गई थी, परंतु उसको संशोधित करके दिया गया है बाद में माननीय सदस्य को। चलिए अगला प्रश्न। संशोधित तो उसमें 2,97,00,000 रुपया 31 पंचायतों से राशि प्राप्त हुई है और फिर बाद में उनको पंचायतों में दिया भी जाना होता है वापस। जो राशि जिस पंचायत से प्राप्त होती है लगभग वही राशि उन पंचायतों को वापस मिल जाती है। यह पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर होता है। तो वर्तमान में 8 ग्राम पंचायतों को राशि दी गई। जी चलिए प्रश्न करिए। जी, मेरे पास जो जानकारी आई थी महोदय, उसमें निरंक बताया गया है। वही जानकारी मैं बोलना चाह रहा था कि उस समय रेत का अवैध जो काम जो चल रहा था, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे जैसे तर्रा, कोपरा, हथखोज, पोखरा, सड़कड़ा, पितईबंद, कुटेना, पसौत, कोतोवतर, बारूका
उक्त स्थानों में रेत का अवैध कारोबार चला है, जिसकी राजस्व की हानि हुई है। मैं यही जानकारी आपको बताना चाहूँगा माननीय महोदय कि इस समय जो रेत खदान का जो काम चला है उसमें कितने राजस्व की प्राप्ति है, यही जानकारी चाह रहे थे। ये पंचायतों के संदर्भ में जानकारी अध्ययन है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो पंचायतों के संदर्भ में है कि पंचायतों को जो विभाग के माध्यम से जिला पंचायत में इसके लिए मद एकत्रित होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, गौण खनिज के रूप में, वह राशि, उसकी जानकारी मेरे पास है। प्रश्न भी उसी का है। अब कितने माइनिंग के एरियाज हैं और उसमें से कितने माइनिंग होकर के राशि आई है, ये जानकारी विभाग माने अन्य विभागों से प्राप्त करना होगा। तो माननीय सदस्य महोदय को मैं पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे आप। जी जी जी, ठीक। ये और पूछिए कुछ। ये खनिज विभाग का विषय है, दरअसल यह खनिज विभाग का विषय है। चलिए, और कोई? रोज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। चलिए, धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा का मामला है पूरे प्रदेश में, और मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 300 रीपा चिन्ह लक्ष्य रखे गए थे, 300 रीपा बनाए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें एक रीपा केंद्र के लिए कितनी राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है और किस मद से राशि उसमें दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 रीपा बनाया जाना था और उतना बनाया गया है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें उपकरण क्रय है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, काम शुरू करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे अलग अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशि नहीं है, वो अलग अलग है, जिसकी पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्रपत्र के माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई गई। इसमें प्रदेश में नवंबर 2023 तक कुल 300 रीपा बनाए जाने थे, स्थापित किए गए हैं, और इसमें जो कुल राशि है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ष 22-23 एवं 23-24 में 441 करोड़ रुपया का बजट स्वीकृत था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और शेष बाकी शेष है। मैं उसमें बजट का पूछ रहा था कि किस मद से राशि उसमें दी गई है रीपा में, किस मद से? इसमें विभिन्न मदों से, मतलब डीएमएफ भी है और अन्य जो विभाग हैं जिन्होंने रीपा के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया, उनके माध्यम से भी राशि गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक ही मद नहीं है, अनेक मदों से गई है राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि किस मद से उसमें राशि लगाई गई है। लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि है उसमें, एक प्रश्न के जवाब में आपने दिया है, और 600 करोड़ रुपए की राशि में 441 करोड़ 441 करोड़ का मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। किस साल का है? ठीक, पिछले साल का जब लागू हुआ तब से, मतलब चलिए 22-23 से लिखा है ना, उसके पहले चलिए, जो लगा है लगभग 600 करोड़ का है। चलिए प्रश्न करिए। अब 600 करोड़ का ये जो डीएमएफ की जो राशि है, और उसके कैसे इन्होंने बताया, मैं एक आपको बताना चाहता हूं, प्रश्न नहीं, एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि इसमें जो भ्रष्टाचार कैसे किया है। परिशिष्ट के पेज क्रमांक 29 दंतेवाड़ा में भैरम रीपा, परिशिष्ट के पेज क्रमांक 30 में दंतेवाड़ा में जो क्रय भंडार नियम का जो पालन किया गया और पालन करने के बाद में खरीदी की गई, मैं उनके पास में है या पर्ची आ जाएगा, थोड़ा सा मंत्री जी बता दो उसमें कितनी राशि केवल एक पर्टिकुलर में उसकी दी गई है। आप प्रश्न थोड़ा छोटा छोटा करिए ना। दंतेवाड़ा जिला, भैरमबंद रीपा केंद्र जी,
में खरीदी जो की गई है वो कितनी राशि की खरीदी की गई? चलिए बस ठीक है, बताइए मंत्री जी। मुझे एक बार इसको देखना पड़ेगा। आप दंतेवाड़ा कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, वो किस विषय पर कह रहे हैं एक बार मुझे देखना पड़ेगा, या थोड़ा आप चिन्हांकित करवा दें कृपया मुझे। मैं आपको बता देता हूं कुल कितने राशि की सामग्री की गई। सामग्री क्या है? पीएम मीटर, सील, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लामिना, प्रवाह कक्ष अनुसंधान, माइक्रोस्कोप, रोटरी संकर, गर्म हवाई, बाकी संकरण, प्लास्टिक, एल्युमिनियम ट्राली, कार्यालय, पेज, घूमने वाली, ये सारा उसका दिया है। लेकिन जो कॉलम दिया गया है कितने राशि में सामग्री की गई, तो कॉलम आपका खाली है। तो उसको भुगतान कहां से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ है, उधारी में लाए हैं, यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। मैं 5-7 उदाहरण दे सकता हूं। जो भी आपके ध्यान में है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय से कि जो भी विषय आपके ध्यान में होंगे आप जरूर बताएं, और अगर इसमें डैश है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसका अर्थ यह है जो विभाग की जानकारी है कि उस पर भुगतान नहीं हुआ। चलिए, और अगर कोई इसमें होगा नहीं है भाई, खरीदी का मतलब आपके खरीदी रीपा के लिए किया गया है जी, तो रीपा के लिए खरीदी का जो आइटम दिया गया है तो उसमें राशि का वर्णन होगा। राशि दिए गए होंगे ना, कितने राशि कि अभी तक उधारी में चल रहा है। ठीक, इसमें दंतेवाड़ा भैरमगढ़ के लिए एक बार मैं देख करके आपको स्पष्ट कर पाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। आप बताइए, पूछिए। एक मैं और बता देता हूँ। हाँ चलिए, दंतेवाड़ा के आपके जो जानकारी आपको चाहिए बता दीजिए। दंतेवाड़ा के मैलावाड़ा जो रिपर केंद्र में है, 89 मतलब 90 लाख की खरीदी की गई है, और 90 लाख के खरीदी करने के बाद में उसमें उत्पादन इनका कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, तो उसमें बताया गया है कि 1 नए पैसे के उसमें विक्रय इनके द्वारा उत्पादित सामान की नहीं की गई है। ठीक है, ये उदाहरण बताने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से लीपापोती की गई है। मंत्री जी बताने की स्थिति में नहीं है, ना अधिकारी बताने की स्थिति में है। सरपंचों से जबरदस्ती दस्तखत करा लिया, खरीदी अधिकारियों ने कर लिया, और अधिकारियों ने खरीदी करने के बाद में वहां मशीन भी नहीं लगा है, जो मशीन बताए वो चल भी नहीं रहा है। चाहते क्या हो आप? तो मैं मंत्री जी से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, ये पूछिए। ये 600 करोड़ का मामला है, क्या मंत्री जी चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएंगे संपूर्ण रिपा के मामला? चलिए बैठिए। अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे देंगे, आखिरी देंगे, आपके जवाब देंगे। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनवाया है इसका, तो माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल का आपने उत्तर दिया है 441 करोड़ रुपये का, दूसरे साल आपने 222 करोड़ रुपये शामिल किया है, तो वो 600 करोड़ से ज्यादा का होता है। एक दूसरा, इसमें डीएमएफ, मनरेगा और एसबीएम और यहां तक रूर्बन मिशन के भी पैसे का उपयोग किया गया है, और ये पैसा उतना ही होता है जितना बजट में इन्होंने दिया है, लगभग उससे थोड़ा सा कम है। तो आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया उसमें तो स्पष्ट रहा होगा कि कौन सा कार्य बजट से होगा, कौन सा कार्य मनरेगा से होगा, या कौन सा डीएमएफ से होगा, कौन सा रूरल मिशन से होगा, या कौन एसबीएम से होगा। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन सा कार्य हुआ है, मैं तो इसका उत्तर दे दीजिए, फिर पूछता हूं। हाँ ठीक है, बैठिए, जवाब आने फिर आपको पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा के संदर्भ में मैं खुद भी इस दायित्व के बाद अनेक रीपा केंद्रों पर जाकर देखा हूं। वहां पर जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बन चुका है, और अनेक उपकरणों की बातें उसमें हुई हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, वह भी स्थिति है। माननीय नहीं, इस प्रश्न में जो मूल प्रश्न ये आ रहा है, 300 रीपा का क्या भौतिक सत्यापन कभी हुआ है? एक ही प्रश्न का मूल, इनके प्रश्न की आत्मा यही है, तो आप इसका हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए।
कभी भौतिक सत्यापन 300 रिपा का हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं बोल दीजिए। 1 मिनट, आपका प्रश्न आएगा ना, चलिए। जी जी, तो मैंने स्वयं जाकर के वस्तु स्थिति को देखा भी है और उसके बाद ही मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो अपेक्षाएं उन केंद्रों से थी, उन केंद्रों में वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है। नहीं, ये और इसलिए ये वो अपेक्षा सरकार की पूरी हुई या नहीं हुई, ये हमारा विषय नहीं है माननीय और अध्यक्ष इसलिए मुझे पहले इस बात अपनी पूरी महोदय। करने दें माननीय मेरा अध्यक्ष महोदय। प्रश्न दे दीजिए ना, मेरी फिर आप जो बात मैं करना पहले कहिए। जिन्होंने पूछा है पहले उनके प्रश्न का उत्तर भाई- दे रहा हूं, फिर आपके प्रश्न का अरे, दूंगा माननीय सदस्य महोदय। मेरी माननीय बारी आ अध्यक्ष जी, गई मैं है। कहना यह चाह रहा हूं कि माननीय अभी किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नहीं, आपका भी प्रश्न है, धर्म जी का भी अरे, प्रश्न है। आपने मुझे अवसर दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रश्न का बाद में उत्तर दूंगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अभी माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने चलिए, जो कहा आपके है, प्रश्न को। मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूं, जो उनकी चिंता है कि वहां जाकर के देखने पर चीजें जी नहीं पहले आप दोनों हो गए थे, दोनों का प्रश्न हो गया था माननीय अध्यक्ष। चलिए, दोनों का मिला जुला दोनों नहीं पूछ लिया था भाई, एक एक करके, इसलिए एक एक करके देंगे वो, ठीक है। उनके उत्तर नहीं हुए थे और आपने पूछ लिया था, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, आपको अवसर मिला है, मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसमें एडवोकेट जनरल के द्वारा ऑडिट होना ही चाहिए, इन केंद्रों का, वहां का भौतिक सत्यापन होना ही चाहिए और विशेष रूप से जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से टीम बना करके और भौतिक सत्यापन की बात कही गई है, वह भी बिल्कुल होना चाहिए। और ये मैं सोचता हूं कि जरूर हम लोग करेंगे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेडिंग करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपको दो बताना चाहता हूं, दो बढ़ जाइए। जसपुर में 2 करोड़ का है रिपा केंद्र, 80 लाख रुपए उसमें लगा है प्रोजेक्ट बनाने का। 2 करोड़ की योजना में 80 लाख का प्रोजेक्ट बनाने का पैसा लिया है। कोरिया में ये जनपद पंचायत 50 लाख का लिया है। ठीक है, मतलब कितनी अमीनता की बात मैं बताऊं। 2 करोड़ का टोटल योजना है, 80 लाख उसमें प्रोजेक्ट बनाने का पैसा। आपसे असहमत कहाँ है मंत्री जी? उन्होंने तो बता दिया, कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। बोल दिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, थोड़ी काम चलेगा, बोल दिया। इससे ज्यादा और क्या बोले? 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 1 मिनट, आपका प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य जी ने ये कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अजय जी, आप खड़े हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, आप ले लीजिए। 50-80 लाख का नहीं, आपका हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 80 लाख का 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबका जवाब एक साथ देंगे, मंत्री दे रहे हैं, आप धैर्य रखिए। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी, एनजीओ इसको तय किया था और उसके आधार पे खर्च तय हुए होंगे। तो उस खर्च में बजट जो 600 समथिंग करोड़ 2 साल का है, लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं। तो कौन कौन से पैसे मनरेगा या डीएमएफ या एसबीएम, एक मद दिया है इन्होंने एसबीएम, उनसे हुए और कितने पैसे बजट से खर्च होने थे। तो दूसरे मदों से कुल आप कितने पैसे खर्च किए हैं और बजट से कितने खर्च किए हैं, ये क्लब है और ये आप उत्तर नहीं आ सकता उसका, यह जांच ही इसका एकमात्र उपाय है। आपने 1-2 जने का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण मैं बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का बिना अनुमोदन दूसरे पैसे को लगा दिया गया, उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया। तो ये तो कहीं का पैसा कहीं लाके रिपा में घुसा दिया जाए। आपका मूल विषय जांच का है, बिल्कुल जांच का है। वो बोल दिए ना। नहीं बोले नहीं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इस बारे में बोले। आप या तो सीधा कह दीजिए कि नहीं, मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें एडवोकेट जनरल से ऑडिट आप कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे। कहा है इससे पहले आप, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, चीफ सेक्रेटरी पूरा हो गया। ये श्री व्यास कश्यप, कमेटी बना के जांच कराएंगे। पहले ही कहा है, जब मैं उत्तर दे रहा था, इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, 6 महीने 8 महीने कुछ टाइम लिमिट बताइए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन और इतना पर्सन क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बता रहे। ठीक है, आप बैठेंगे तभी जवाब देगा। अरे बैठिए तो, अरे मोरे जी बैठिए। कोई मंत्री जी 1 मिनट, कोई समय सीमा संभव है बताना? 1 मिनट, एक चलिए, आप जवाब दे दीजिए। माननीय, मुझे अनुमति दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए, बोलिए। माननीय, जो रिपा में
पास स्वीकृति किया जाता है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना राशि लागत आती है ये बताने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। चलिए ठीक, दूसरा आप पूछिए। टेंडर, क्या उन कार्यों का टेंडर हुआ है कि नहीं, ये मैं जानना चलिए ठीक, आप पूछिए। पहली बात तो ये है मंत्री जी कि ये आपसे संबंधित मामला ही नहीं है, पिछली सरकार से संबंधित मामला है, इसलिए आप तो टेंशन फ्री होकर जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सी राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे सरपंचों को दबाव डाल करके उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों के आगमन के पहले दबाव डाल के शुरू करने के लिए उनका पैसा रुका हुआ है। किसी भी दिन कोई भी सरपंच आत्महत्या कर सकता है और तब आप लोग ये कहेंगे कि आत्महत्या हो रही है। ये मैं बता रहा हूं साहब, न खाता न बही, जो मंत्री और अधिकारी बोले वही सही चल रहा था उस वक्त। इसलिए इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करवाइए और सबसे पहले टाइम लिमिट हो, और पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि जिन जिन सरपंचों को पैसा भुगतान नहीं हुआ है और जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं ग्राम पंचायत के नाम सहित बता दूंगा अध्यक्ष महोदय। किसी भी दिन वो लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि सरकार बदलने के बाद उनके पैसे का भुगतान खतरे में है और सरकार के समय में दबाव में प्रश्न हो गया आपका। तो मंत्री जी से ये बोलवा दीजिए कि सरपंचों का तो कम से कम भुगतान करवा दीजिए और जांच करवा लीजिए। ठीक है, ये जवाब आ जाए फिर आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने स्वयं जाकर के देखा है विभिन्न रीपा केंद्रों को और उसके बाद यह निर्णय भी किया है। मैंने माननीय सदस्य जो हमारे वरिष्ठ धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि इसका चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में समिति बनाकर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैंने उसको भी पहले ही स्वीकारा है कि यह जरूर होनी चाहिए और इसके चूंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है गवर्नमेंट का और इसलिए उसको आगे क्या करना है इसका निर्णय भी करके आगे बढ़ेंगे इस पर। साथ ही साथ ये जांच भी जरूरी है, इसको भी कराना होगा। इसमें दोनों तीनों तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी और प्रोसेस का भी, ये दोनों तीनों की प्रक्रिया में परेशानी है, इसलिए ऑडिट भी इसका होना जरूरी है। मैं इसमें आपसे यही कहना चाहता हूं कि आंकड़े थोड़े से और दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट में पूरे प्रदेश में कितनी राशि का खर्च हुआ है ये आप देखेंगे, थोड़ा आंकड़े आपको स्पष्ट हो जाएंगे, अलग मिलेंगे। ये जांच के लिए सहमत है, जरूर संपन्न करेंगे माननीय। 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी टाइम मौके में जो खरीदी गई सामान है वो है नहीं कई रिपा में। माननीय मंत्री मिलेगा ही नहीं। मैं अभी चल के दिखा सकता सरपंचों हूं, को पैसा दिलाऊंगा ये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने में इसका फाइनल करेंगे। अब समय भी हो गया, जांच भी हो गया। मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे। व्यास कश्यप जी, इसमें नहीं, अब बहुत हो गया। इसमें इतने प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न इसी में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, पीछे है 25 नंबर पे है, इसलिए एक मौका देते रहिए। प्रश्न हो गया और जवाब पूरा आ गया। नहीं, मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है अध्यक्ष महोदय, दूसरा पॉइंट पे मैं पूछना चाहता हूँ। ये इनका तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसमें रीपा में जैसे आपने बताया, आपके उत्तर से ये समझ में आ रहा है कि रीपा के प्रोजेक्ट को आप लोग बंद करने के मूड में नहीं है। रीपा जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों को अलॉट हुआ कि आप ढाबा चलाएंगे, आप फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने का सामान बनाएंगे, उन लोगों को जब से सरकार बदल गई है तब से ये कहा जा रहा है कि अब आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, आप लोगों का ये काम नहीं होगा क्योंकि सरकार बदल गई है, अब बंद कर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से ये समझ में आया कि ये रीपा को अभी बंद करने के उसमें नहीं है, तो आप अब सारे जिलों में ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बात अगर कोई एक योजना लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो बहुत विशेष ये होता है कि नीयत क्या है, और उसमें रीपा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, व्यवस्थाएं और अच्छी खड़ी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूं कि बंद होने वाली कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन इसको और परिष्कृत करके आगे लागू किया इंस्ट्रक्शन देंगे। माननीय मंत्री जी, अब क्या आप कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन देंगे? क्योंकि वहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड उमेश जी हो गए, माननीय अध्यक्ष बता दिया आप उन्होंने। कलेक्टर वहां अलग बात कर रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री बोल दिया, उसके बाद कलेक्टर क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय को
आप मैं- कलेक्टरों को ये आदेशित करेंगे? उमेश जी, माननीय- मंत्री माननीय बोल बहुत दिए, genuine मंत्री जी प्रश्न बोल है, दिए। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वहां कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ कुछ और कह रहे हैं, तो आप आदेशित करेंगे उनको कि सर चलिए, कोई बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय तरह अध्यक्ष से महोदय, प्रक्रियाओं का वहां पालन काम नहीं या हुआ है, कबू काल के तो अवसर जिस तरह मिलता से है, विभिन्न माध्यमों से भ्रष्टाचार दिखता है, इसलिए मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि एक बार समीक्षा की आवश्यकता है और समीक्षा करने के उपरांत उन जो संसाधनों को सरकार का पैसा जहां लग गया है उसका उपयोग अवश्य किया जाएगा। ठीक, चलिए। पर कुछ पूरक प्रश्न है, उस पूरक प्रश्न को मेरा यह कहना है कि अभी बहन जी ने पूछा था कि भाई जो महिलाओं को भगिनी प्रसूति योजना का लाभ हमारे जिले में 1500 लोगों को प्रश्नकाल समाप्त, उनको दिया जाए। ठीक, बैठ जाइए। सच बताते हैं। आइए विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाएं।